हम लोग शुरू करते हैं करंट इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग को बहुत ही बेसिक फॉर्मूला काम आएगा और उसको ज्यादातर लोग जानते ही हैं। वो क्या है फॉर्मूला? V इज इक्वल टू आई आर। ठीक है, तो V क्या होता है बच्चों? बोलिए। अरे नहीं बोलेंगे? हाँ, V होता है वोल्टेज या आप बोल सकते हैं पोटेंशियल डिफरेंस। सही बता रहे हैं आप, पोटेंशियल डिफरेंस। ठीक है, I क्या होता है? करंट। और R होता है रेजिस्टेंस। ठीक है, जिन लोगों को बिल्कुल भी आइडिया नहीं है उनके लिए बता देता हूं कि भाई सर्किट डायग्राम बनाते हैं हम लोग। तो ये नोटेशन है रेजिस्टेंस का, जहां पे ये सीधे सीधे लाइनें दिखाई दे रही हैं, ये सब वायर हैं और ये सब कनेक्टिंग वायर हैं। कनेक्टिंग वायर का अपना कोई रेजिस्टेंस नहीं होता है, हम लोग सर्किट डायग्राम में ऐसा मानते हैं, जबकि असली में ऐसा नहीं है। तो ये बिल्कुल रेजिस्टेंस लेस वायर। और अब रेजिस्टेंस शुरू हो गया। यहां पे वोल्टेज V है और करंट निकल रहा I। हमेशा याद रखिएगा, जो बड़ा वाला होता है वो पॉजिटिव एंड होता है बैटरी का, और जो छोटा वाला होता है वो नेगेटिव एंड है। मैंने ये जो बनाया है ये बैटरी का सिंबल है। ठीक है, तो बैटरी दे देगा वोल्टेज या पोटेंशियल डिफरेंस। उसके वोल्टेज या पोटेंशियल डिफरेंस की वजह से सब जगह करंट बहेगा। करंट को हम लोग I से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, और ये जो जिगजैग लाइन है ये आपकी रेजिस्टेंस है। आई एम वेरी श्योर कि अभी तक मैंने जो बताया उसमें से आपको सब कुछ आता होगा, लेकिन अब जो थोड़ा कम आता होगा वो बात करते हैं। रो इज इक्वल टू आर ए बाई एल। ठीक है, तो इसको बोलते हैं रो। रो को हम लोग एक और नाम से जानते हैं जो इससे थोड़ा मिलता जुलता नाम है लेकिन काफी अलग है। इसको हम लोग बोलते हैं रेजिस्टिविटी। रेजिस्टिविटी का एक और नाम होता है स्पेसिफिक रेजिस्टेंस। ठीक है, क्या होता है? स्पेसिफिक रेजिस्टेंस। और उसके बाद R अपना वही पुराना वाला रेजिस्टेंस है। जैसे हम लोग ने कोई वायर लिया, ठीक है, वायर को हम लोग कहीं से भी काट देते हैं तो वो सामने से सर्कुलर दिखाई देता है। ये सर्कुलर एरिया जो होता है इसको बोलते हैं एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। अब आपके मन में आ सकता है सवाल कि यार क्या वायर हमेशा सर्कुलर होता है? क्या क्रॉस सेक्शन हमेशा सर्कुलर होता है? मतलब वायर तो सिलिंड्रिकल है, क्रॉस सेक्शन सर्कुलर है, लेकिन हम ये नहीं कहेंगे कि हमेशा सर्कुलर ही होता है। कोई भी शेप का क्रॉस सेक्शन हो सकता है, स्क्वायर भी हो सकता है, पेंटागन भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। ठीक है, तो सर्कुलर होना जरूरी नहीं है, बट बहुत सारे सवाल आपको मिलेंगे जहां पर सर्कुलर क्रॉस सेक्शन की बात की जाएगी। उसके बाद तो ये एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन हम लोग किससे रिप्रेजेंट करते हैं? ए से। यही ए यहां पर लिखा हुआ है। फिर इसके बाद एल आपकी क्या है? लेंथ ऑफ वायर। लेंथ ऑफ वायर है एल। ठीक है, तो उससे हम लोग रेजिस्टिविटी कैलकुलेट करते हैं। अब एक इसमें इंपॉर्टेंट, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि रो रेजिस्टिविटी जो है आपकी वो क्या है? मटेरियल प्रॉपर्टी है। मटेरियल प्रॉपर्टी का मतलब यह है कि अगर हम लोग कॉपर का चाहे इतना बड़ा वायर लें चाहे इतना बड़ा वायर लें, कैसा भी वायर लें, उसकी रेजिस्टिविटी कॉपर के हिसाब से उतनी ही होगी। ठीक है, मटेरियल चेंज करने पर ही रेजिस्टिविटी चेंज होगी। रेजिस्टिविटी डज नॉट डिपेंड ऑन लेंथ, रेजिस्टिविटी डज नॉट डिपेंड ऑन रेजिस्टेंस, रेजिस्टिविटी डज नॉट डिपेंड ऑन एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। आप कहेंगे नहीं नहीं ये तो सर ये क्या मतलब, आप तो झूठ बोल रहे हैं, आप खुद ही फॉर्मूला बता रहे हैं। हम तो कहेंगे रेजिस्टिविटी बढ़ेगी तो रेजिस्टेंस भी बढ़ेगा, लेकिन ध्यान रखिएगा कि रेजिस्टिविटी मटेरियल प्रॉपर्टी है, वो एक फिक्स्ड मेटल के लिए। भाई ज्यादातर जो हमारे तार होते हैं वो सब मेटल के लिए ही होते हैं,
तो मेटल के लिए एक फिक्स रेजिस्टिविटी होगी, जैसे कॉपर की रेजिस्टिविटी कुछ होगी, आयरन की रेजिस्टिविटी कुछ होगी, और एल्यूमिनियम की रेजिस्टिविटी कुछ और होगी, अलग अलग होगी। ठीक है, अब हम लोगों ने अलग अलग शेप के, अलग अलग साइज के, अलग अलग रेजिस्टेंस के वायर लिए, लेकिन सारे वायर अगर कॉपर के लिए तो सबका रेजिस्टिविटी या स्पेसिफिक रेजिस्टेंस सेम होगा, क्योंकि सारे वायर एक ही मटेरियल के हैं। तो आप बस चुपचाप बोल देंगे सबकी रेजिस्टिविटी सेम है। लेकिन रेजिस्टेंस जो है वो रेजिस्टिविटी पे डिपेंड करता है, पर रेजिस्टिविटी रेजिस्टेंस पे नहीं डिपेंड करती है। तो इस बात को अच्छे से लिख लीजिए। तो क्या सीखा हम लोगों ने? रेजिस्टिविटी डज नॉट डिपेंड ऑन resistance of the wire, length of the wire, area of cross section of wire, but resistance does depend on area of cross section, length of wire and resistivity भी हम लोग कह सकते हैं। तो resistivity पर रेजिस्टेंस चेंज होता है, यानी कि मटेरियल अगर हम लोग चेंज कर देंगे और सेम शेप एंड साइज का होगा तो रेजिस्टेंस चेंज हो जाएगा, है ना। अच्छा, और उसके बाद एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन पे तो बहुत ही ज्यादा डिपेंड करता है, लेंथ ऑफ वायर पे भी बहुत ज्यादा डिपेंड करता है। अब इस पे कोई बोल सकता है क्या डायमीटर ऑफ वायर पे डिपेंड करता है, क्या रेडियस ऑफ वायर पे डिपेंड करता है? तो हम लोग बोलेंगे हाँ करता है। जब भी हम लोग एरिया बोल रहे हैं तो एरिया के अंदर ही डायमीटर भी शामिल है और एरिया के अंदर ही रेडियस भी शामिल है ना। अभी थोड़ा डिस्कशन और करते हैं। देखिए होता क्या है कि जब भी इस फॉर्मूले में हम लोग आते हैं तो इसको हम लोग एक कांस्टेंट की तरह डील करते हैं। कैसे डील करते हैं? एक कांस्टेंट की तरह। जैसे यहां पर हम लोग इसे भी एक कांस्टेंट की तरह डील करते हैं। आप सब लोग जानते हैं कि ये जो फॉर्मूला लिखा है ये क्या है? ओम्स लॉ। ठीक है, अब मान लीजिए कि रेजिस्टेंस को हम लोग अकेले कर दें, तो रेजिस्टेंस को अकेले कर देंगे तो ये कैसा दिखाई देगा? R इज इक्वल टू रो एल बाई ए। रो तो कांस्टेंट है, तो यहां से हम लोग बोल सकते हैं R इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू L एंड R इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू A। कोई ये भी बोल सकता है R इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू पाई आर स्क्वायर। एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन पाई आर स्क्वायर अगर सर्कुलर है तो। कोई ये भी बोल सकता है R इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू पाई डी स्क्वायर बाय 4। फिर वही है, डायमीटर के हिसाब से लिख लिया, डायमीटर D है और रेडियस R है। ठीक है ना। तो अब इस रिलेशनशिप से हम लोग क्या बोल सकते हैं? अगर R बढ़ेगा तो लेंथ बढ़ेगी, अगर लेंथ बढ़ेगी तो R बढ़ेगा, अगर R बढ़ेगा तो एरिया कम होगा, अगर एरिया कम होगा तो R बढ़ेगा। ठीक है ना। और अगर R बढ़ेगा तो रेडियस कम होगा, अगर R बढ़ेगा तो डायमीटर कम होगा, लेकिन स्क्वायर के हिसाब से। तो वो प्रोपोर्शनैलिटी के हिसाब से आप ये भी कर सकते हैं R इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1/r स्क्वायर। ये R रेजिस्टेंस है और ये R रेडियस है, तो कंफ्यूज नहीं होना है। R इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1/d स्क्वायर। तो ये सारी बातें आप याद कर सकते हैं। ठीक है, जितने भी लाल बक्से में हैं ये सारी बातें आप याद कर सकते हैं, इनको भी याद कर सकते हैं, ये काफी ज्यादा काम आएगा। उसी तरह यहां पे भी R क्योंकि कांस्टेंट है तो हम लोग बोल देते हैं V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I। इनफैक्ट V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I। ओम्स लॉ का स्टेटमेंट यही है। ठीक है, सब कुछ नोट डाउन कर लीजिए अच्छे से। अलग अलग जैसी जरूरत होगी हमारी वैसे ही हम लोग अपने हिसाब का तार चुनेंगे, है ना। बोलते हैं ना सही तार खींचो।
तो अगर हमें इलेक्ट्रिकल ट्रांसमिशन करना है, अब ट्रांसमिशन भी दो तरीके का होगा। एक ट्रांसमिशन कि भाई हमारे घर के अंदर वायरिंग हुई है, दूसरा ट्रांसमिशन ये होगा कि आपको एक शहर से दूसरी जगह ट्रांसमिशन करना है। तो सबसे पहला सवाल तो मैं पूछूंगा कि अगर हम ट्रांसमिशन करना चाहते हैं तो हम लोग हाई रेजिस्टेंस चाहते हैं या लो रेजिस्टेंस चाहते हैं? हम लोग चाहते हैं लो रेजिस्टेंस। लो रेजिस्टेंस में क्या होगा कि कंडक्टिविटी ज्यादा अच्छी होगी और पावर लॉस कम होगा। आराम से हमारा जो बिजली है एक जगह से दूसरी जगह पहुंच जाएगी और बिजली की बर्बादी नहीं होगी, वेस्टेज ऑफ इलेक्ट्रिसिटी नहीं होगी, वेस्टेज ऑफ एनर्जी नहीं होगी, वेस्टेज ऑफ पावर नहीं होगा। अब मान लीजिए कि सबसे बढ़िया जो कंडक्टर है वो हमने लगा दिया, तो क्या काम हमारा बन जाएगा? काम हमारा बन सकता है। सबसे बढ़िया कंडक्टर कौन सा है बताइए पहले? कॉपर। नहीं, गलत बताया आपने। सबसे अच्छा कंडक्टर है एजी, सिल्वर। ठीक है, सिल्वर इज द बेस्ट कंडक्टर इन द वर्ल्ड। ठीक है, उसके बाद गोल्ड वगैरह आता है। तो सिल्वर का तार हम लोग बिछा दें मान लो तो भाई चोरी हो जाएगी, इसलिए सिल्वर का वायर बेस्ट कंडक्टर होने के बावजूद यूज नहीं किया जाता है, क्योंकि वहां पर कॉस्ट बहुत ज्यादा बढ़ जाएगी। तो आपसे अगर कोई पूछे व्हाई सिल्वर वायर इज नॉट यूज फॉर पावर ट्रांसमिशन या इलेक्ट्रिकल ट्रांसमिशन, तो आप बोलेंगे बिकॉज इट इज वेरी कॉस्टली, द प्रोजेक्ट कॉस्ट विल टेंड टू इंफिनिटी। बहुत ज्यादा पैसे बर्बाद हो जाएंगे। उसके बाद भी इतने पैसे बर्बाद होने के बाद क्या स्थिति आ जाएगी? चोरी का डर बना रहेगा। फिर जहां जहां तार लगे हुए हैं वहां पुलिस लगानी पड़ेगी। तो ये रिस्क हम लोग नहीं लेना चाहते हैं। तो इन स्पाइट ऑफ बीइंग द बेस्ट कंडक्टर, सिल्वर यानी कि एजी इज नॉट यूज्ड। ठीक है, ये जबकि बेस्ट कंडक्टर तो है। फिर उसके बाद जो आते हैं नेक्स्ट बेस्ट कंडक्टर जो होता है वो है कॉपर। ऐसे तो गोल्ड वगैरह भी बहुत अच्छे कंडक्टर हैं, लेकिन फिर वही सिल्वर वाली प्रॉब्लम गोल्ड में है और ज्यादा बड़े लेवल पे है। तो कॉपर, उसके बाद आ जाता है एल्यूमिनियम और उसके बाद आ जाता है आयरन। इन तीनों को इस्तेमाल किया जाता है इलेक्ट्रिकल ट्रांसमिशन में। जैसे घर में इस्तेमाल करना हो तो इन दोनों को इस्तेमाल किया जाता है। बजट पे करना चाहते हैं तो एल्यूमिनियम, अगर बजट आपका अच्छा है, आप ज्यादा पैसे खर्च कर सकते हैं, तो कॉपर का इस्तेमाल किया जाता है। लेकिन लॉन्ग डिस्टेंस यानी कि एक शहर से दूसरे शहर अगर हमें इलेक्ट्रिसिटी ले जानी होती है तो फिर हम लोग आयरन को लेकर जाते हैं। आयरन स्टील वायर्स होते हैं इनफैक्ट वो। ठीक है, तो ऐसा क्यों करते हैं? क्योंकि फिर वही बात है कि जब मान लीजिए आपको एक शहर से दूसरे शहर पावर लाइंस बिछानी है, जो वो रावण वाले खंभे होते हैं उसमें आप देखते होंगे कि खूब मोटे मोटे तार लगे होते हैं। जो वो मोटे तार होते हैं वो स्टील के लगे होते हैं, और उतनी दूरी यानी 100 किलोमीटर 200 किलोमीटर की लंबी दूरी पे तार अगर बिछाने हैं, वहां पर कॉपर और एल्यूमिनियम को यूज करना भी बहुत ज्यादा कॉस्टली है। इसकी तो बात ही नहीं कर रहा है। इसलिए हम लोग जो रावण वाले खंभे हैं उनमें इस्तेमाल करते हैं आयरन। रावण वाले खंभे यार मतलब अगर नहीं समझ पा रहे हो तो बना के बताता हूं। कुछ इस टाइप के रहते हैं और ऐसे, आई थिंक अब आपको समझ में आ रहा होगा। ठीक है, तो इलेक्ट्रिकल ट्रांसमिशन के लिए हमें कौन से तार इस्तेमाल करने चाहिए? घर के अंदर करना है तो कॉपर और एल्यूमिनियम, लॉन्ग डिस्टेंस में करना है तो आयरन। और कैसे होने चाहिए? ये थिक होने चाहिए। थिक होने से ये फायदा होता है कि ज्यादा करंट ट्रेवल कर सकता है, रेजिस्टेंस कम होता है। ठीक है, रेजिस्टेंस, आप रेजिस्टर ही लगाना है। मान लीजिए कई बार जरूरत पड़ जाती है कि हमें हाई रेजिस्टेंस चाहिए, जैसे बल्ब वगैरह में चाहिए होता है। कई बार हमें हाई रेजिस्टेंस चाहिए होता है ताकि हम करंट को ब्लॉक कर सकें या कम करंट वहां से जा सकें। तो रेजिस्टर का सबसे बढ़िया एग्जांपल होता है मैंगनीज, और दूसरा कौन सा होता है बताइए? कांस्टेंटेन। अब नाम से ही कांस्टेंटेन से समझ में आ रहा है
इसका मतलब होता है कांस्टेंट रेजिस्टेंस, यानी कि अगर टेम्परेचर चेंज भी होगा तो इनका रेजिस्टेंस चेंज होगा, बट बहुत धीरे धीरे चेंज होगा। ठीक है, तो हम लोग ऐसी चीजों से रेजिस्टर बनाते हैं जहां पर बहुत टेम्परेचर चेंज हो जाए लेकिन रेजिस्टेंस थोड़ा सा ही बढ़ता है। ये भी याद रखिएगा, नॉर्मल कंडक्टर्स के लिए कॉपर, एल्यूमिनियम, स्टील और सिल्वर, इन सब के लिए जैसे जैसे हम लोग टेम्परेचर बढ़ाते हैं वैसे वैसे रेजिस्टेंस भी बढ़ता है। ठीक है, रेजिस्टेंस इंक्रीजेस विद इंक्रीज इन टेम्परेचर। अब आ जाते हैं फ्यूज वायर में। फ्यूज वायर एक बहुत ही बढ़िया कॉन्सेप्ट होता है। यहां पे मान लीजिए कि आपका टीवी है, टीवी बढ़िया महंगे वाला है, जीएसटी वीएसटी मिलाकर सब 50,000 रुपए का टीवी पड़ा। ठीक, अब यहां से एक वायर आया, बहुत हाई वोल्टेज आया और टीवी हमारा फूक गया यानी जल गया, तो हमारे 50,000 रुपए बर्बाद हो गए। तो हम लोग ऐसा नहीं चाहेंगे, तो हम लोग क्या करेंगे, एक यहां पर कनेक्शन लगा देंगे और उसके अंदर एक पतला फ्यूज वायर डाल देंगे। अब ये फ्यूज वायर किस चीज से बना होता है, ये लेड और टिन, किससे बना होता है, लेड और टिन के एलॉय से बना होता है। फ्यूज वायर का रेजिस्टेंस कैसा होना चाहिए, हाई रेजिस्टेंस होना चाहिए। फ्यूज वायर की थिकनेस कैसी होनी चाहिए, लो थिकनेस होनी चाहिए, पतला होना चाहिए। ऐसा क्यों, ताकि जब भी जरूरत से ज्यादा वोल्टेज आए तो उस केस में फ्यूज वायर खुद ही मेल्ट होकर टूट जाएगा और अपना टीवी बच जाएगा। यानी फ्यूज वायर अपना बलिदान देकर 50,000 रुपए के टीवी की रक्षा करता है। अब फिर क्या होगा, ये फ्यूज वायर बर्बाद हो गया तो क्या करें, दूसरा नया फ्यूज वायर लगा लेंगे। आपको बता दें बच्चों, फ्यूज वायर की कीमत आज की डेट में भी 5 रुपए 10 रुपए ही होती है। ठीक है, आपने देखा भी होगा फ्यूज वायर, अगर चलिए अभी मेरे पास अवेलेबल नहीं है, नेक्स्ट क्लास में मैं कोशिश करूंगा कि आपको फ्यूज वायर भी दिखा दूं। एक पतला ग्लास टाइप का होता है, उसके दोनों तरफ मेटेलिक टोपी लगी होती है, यह है मेटेलिक कैप, और नहीं तो फिर हम लोग फ्यूज वायर की इमेज यहां पे लगा लेते हैं। ठीक है, तो मेटेलिक कैप है और उसके बाद ये ग्लास है, ग्लास के अंदर पतला वायर होगा। अगर ये आपको टूटा हुआ दिखता है तो यानी कि फ्यूज वायर हमारा बर्बाद हो चुका है। ठीक है, अब आ जाते हैं हम लोग किस पे, फिलामेंट पे, फिलामेंट ऑफ इलेक्ट्रिक बल्ब। ये आपने जरूर देखा होगा बल्ब में, आजकल तो थोड़ा सा बल्ब के दर्शन होना मुश्किल हो गया, बट फिर भी ऐसा होता है और इसके अंदर स्प्रिंग टाइप का वायर लगा होता है, ऐसा ऐसा ऐसा, बहुत ही पतला वायर होता है। ठीक है, ये जो वायर होता है इसी को फिलामेंट कहते हैं। और ये किस मटेरियल का बना होता है, टंगस्टन। ठीक है, यहां पर हम क्या चाहते हैं, फिलामेंट ऑफ इलेक्ट्रिक बल्ब में हम क्या चाहते हैं, हाई रेजिस्टेंस हो या लो रेजिस्टेंस। मैं बता रहा हूं आपको, होना चाहिए हाई रेजिस्टेंस। क्यों, क्योंकि हम लोग चाहते हैं कि जब इससे करंट आए, यहां पे आएगा, इससे पास होके इससे निकलेगा, तो हम चाहते हैं कि इतना ज्यादा रेजिस्टेंस हो कि हमारा तार जलने लगे, रेड हॉट हो जाए, ना रेड हॉट भी ना हो, व्हाइट हॉट हो जाए। इसीलिए बल्ब की रोशनी जो है थोड़ा येलोइश या व्हाइटिश दिखाई देती है। तो हमारा ये टंगस्टन इतना गर्म हो जाता है कि व्हाइट हॉट हो जाता है, तो वो हाई रेजिस्टेंस में ही पॉसिबल है। हाई रेजिस्टेंस मेंटेन करने के लिए हम लोग पतला तार इस्तेमाल करते हैं। याद है ना आपको कि रेजिस्टेंस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, ये थोड़ी देर पहले बताया था। तो यानी कि एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन जब बहुत कम होगा तो बहुत ज्यादा रेजिस्टेंस होगा। अब
टंगस्टन मटेरियल ही क्यों लेते हैं? वो इसलिए क्योंकि ये ऐसा मटेरियल है जो तुरंत गर्म हो जाता है और तुरंत ठंडा हो जाता है और जलने पर बहुत ज्यादा अच्छी रोशनी देता है। ठीक है, तो हम कभी नहीं चाहेंगे कि हम बल्ब ऑन करें और 2 घंटे बाद बल्ब जले, और हम ये भी कभी नहीं चाहेंगे कि बल्ब हम ऑफ कर दें और 2 घंटे बाद बल्ब एक्चुअल में ऑफ हो। तो टंगस्टन ऐसा मटेरियल है कि जैसे ही बिजली ऑन करोगे तुरंत व्हाइट आउट हो जाएगा और जैसे ही बिजली बंद करोगे तुरंत ठंडा हो जाएगा। तो इसलिए इंस्टेंटली वो रोशनी देता है या नहीं देता है जैसा हम चाहें। वही बात आ जाती है हीटिंग एलिमेंट में भी। हीटिंग एलिमेंट जैसे आप कोई हीटर लेते हैं, आपने जरूर इस टाइप का हीटर देखा होगा, गोल टाइप का रहता है और उसमें ऐसे खांचे बने होते हैं इस तरह के। इन खांचों के अंदर बिछा होता है अपना वायर, अभी बिछाऊंगा, रुक जाइए। ठीक है, वो वायर ऐसा, यही रेड हॉट हो जाता है जब हम लोग बिजली चलाते हैं इसके अंदर से। तो ये वायर किसका बना होता है? ये वायर बना होता है निक्रोम का। अब निक्रोम की क्या खास बात होती है? ये वाला व्हाइट हॉट होता है, ये वाला रेड हॉट ही होता है, लेकिन ये काफी ज्यादा एरिया में होता है, इसके मुकाबले इसकी लेंथ बहुत ज्यादा होती है। तो ये लाइट फेंकने पे फोकस नहीं करता है, ये हीट देने पे फोकस करता है। इसीलिए चाहे हम लोग हीटर ले लें, चाहे टोस्टर ले लें, चाहे ओवन ले लें, तीनों में वही वायर लगा होता है, निक्रोम वायर। इसकी क्या खास बात है? जैसे ही ऑन करो तुरंत रेड हॉट हो जाता है, जैसे ही बंद करो तुरंत रेड हॉट से ठंडा हो जाता है। और ये लाइट नहीं देता है, ये हीट एनर्जी देता है। ये हीट एनर्जी नहीं देता है, लाइट देता है। अब ऐसा नहीं है कि ये बिल्कुल हीट नहीं देता है और ऐसा नहीं है कि ये बिल्कुल लाइट नहीं देता है, बट ये अपना काम लाइट देने में ज्यादा अच्छा है और ये अपने काम हीट देने में ज्यादा अच्छा है। तो पूरी टेबल को अच्छे से कॉपी कर लीजिए। यहां पर हेडिंग्स ये थी। तो चाहे हमें लाइट चाहिए और चाहे हमें हीट चाहिए, दोनों ही केस में हम लोग हाई रेजिस्टेंस का इस्तेमाल करेंगे। यहां पे भी हाई रेजिस्टेंस का इस्तेमाल होता है, बट वहां पर तो सुसाइड करने की जरूरत होती है। अपना जो फ्यूज वायर है वो खुद का बलिदान देकर टीवी को बचा लेता है, इसलिए उसका हाई रेजिस्टेंस होता है ताकि वो तुरंत मेल्ट हो जाए। लेकिन यहां पर हमें लो रेजिस्टेंस की जरूरत पड़ती है क्योंकि हम लोग बहुत दूर तक बिजली को ट्रांसफर करना चाहते हैं, पावर लॉस नहीं करना चाहते, अपने घर की बिजली के बिल को कम ही रखना चाहते हैं।